हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत की खोज, जो कि आपका पूरक पाठ्य पुस्तक है, उसका पहला पाठ अहमदनगर का किला की पुनरावृत्ति करेंगे। इस पाठ में नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा का वर्णन किया गया है और इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी का कहना है कि मनुष्य के मानस पटल पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की जो पुरानी छाप जो है वो रहती है और वह अच्छी और बुरी दोनों रूपों में प्रभावित करती है। अहमदनगर के किले में नेहरू जी को 1942 से लेकर 1945 तक रखा गया था और यह पाठ उनका यही संस्मरण यह पाठ जो उनके संस्मरण के रूप पे आधारित है। पाठ का सारांश, अतीत का भार, पहला जो उसमें दिया गया है आपका ये दिया गया है हेडिंग, पहला जो शीर्षक दिया गया है अतीत का भार। नेहरू जी को बागवानी का शौक था। नेहरू जी जब जेल गए तो उनको कुछ करने का मन किया, तो जिसमें उनका सबसे ज़्यादा मन लगता था बागवानी में। और बागवानी करने के लिए उन्होंने जब अंग्रेजी सरकार से पेशकश की अपनी शिक्षा के बारे में, तो उनको मना कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया वहाँ उन्होंने अपनी शौक को पूरा किया। दूसरे जेलों की तरह उन्होंने अहमदनगर के किले में भी बागवानी शुरू कर दी। वे प्रतिदिन धूप में ही फूलों के लिए क्यारियां बनाते थे। वहाँ की ज़मीन की मिट्टी काफ़ी खराब थी। यह मिट्टी पुराने मलबे से भरी हुई थी। इस मिट्टी ने अनेक युद्ध और अनेक गुप्त संधियां देखी थी, इसलिए इसे ऐतिहासिक जगह भी कहा जा सकता है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण घटना चांद बीबी की याद नेहरू जी को आती है। उसी चांद बीबी ने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। उसी चांद बीबी की हत्या उसी के विश्वासी आदमी ने की थी। जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को सतह के काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्सों, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले, लेकिन जेल अधिकारी सीमित स्थानों से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। इसीलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में उठाई और उन्होंने यह प्रण लिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता वे देश की आज़ादी के लिए लिखते रहेंगे। वे भविष्य के बारे में इसलिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि वह किसी पैगंबर की भूमिका में तो नहीं थे। अब बचा अतीत के बारे में इतिहास व विद्वान की तरह लिखने में भी सक्षम नहीं थे। वे केवल वर्तमान के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकते थे। गेटे के अनुसार इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब अतीत का दबाव, ये शीर्षक है। अतीत के दबाव में पहला, उसमें जो आपको संक्षेप में मैं सारांश बता रही हूँ, तो पहला बिंदु है कि मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता के अतीत का दबाव चाहे भला हो या बुरा, दोनों ही तरह से अभिभूत करता है। अभिभूत करना मतलब प्रभावित करना, ठीक है। अभिभूत करता है यानी कि प्रभावित करता है। अभिभूत करना, जिसका अर्थ है प्रभावित करना।
अभिभूत करना, जिसका अर्थ है प्रभावित करना। यह दबाव कभी कभी दम घोटू होता है। यह दबाव कभी कभी दम घोटू होता है। अब अवशेष किसे कहते हैं? अवशेष माने जो खंडहर होता है ना, उसे जो टूटने के बाद जो मलबे होते हैं उसको अवशेष कहते हैं। बचे हुए पदार्थ, अवशेष। अवशेष का अर्थ है बचे हुए पदार्थ, यानी कि टूट जाने के बाद जो मलबा होता है, खंडहर होता है, उसको बोलते हैं अवशेष, भग्नावशेष। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इसमें ये बोल दमघोटू होता है। अब इसमें दूसरा बिंदु ये है कि नेहरू जी बराबर सोचा करते थे कि आखिर इसकी विरासत क्या है। विरासत किसे कहते हैं? जो हमें पीढ़ियों से प्राप्त होती है, जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं विरासत। अब इसमें एक शब्द आया है अहमियत। अहमियत मतलब महत्व, विशेषता, उसकी जो अहमियत होती है। अहमियत, अहमियत का मतलब है विशेषता या महत्व, विशेषता या महत्व। ठीक है। अहमियत का मतलब है विश्व महत्व या विशेषता। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेहरू जी बराबर सोचा करते थे कि आखिर इसकी विरासत क्या है। वे किस बातों के उत्तराधिकारी हैं? उत्तराधिकारी किसे बोलते हैं? माने पीढ़ियों से जो हमें अधिकार प्राप्त होता है, जो कुछ हमें मिलता है पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं, वो उसका उस पीढ़ी का वो अगले पीढ़ी का उत्तराधिकारी होता है। जैसे पिता से बेटा, बेटे से बेटे का बेटा। फिर स्वयं ही उनका मानना है कि मानवता के जिन मूल्यों को हजारों वर्षों से प्राप्त किया गया, जीत का उल्लास, हार का दुख, वह मानव के साहसी कारनामे थे, सभी उनके साथ जुड़े हैं। माने भविष्य भूत में जो कुछ भी हुआ वे सारे जो है हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हजारों वर्षों का जो इतिहास है वह हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमें विरासत में मिला हुआ है। वे इन्हीं सब के संतान हैं। नेहरू जी ने अपने विचारों में अपनी घटना का ही भी उल्लेख किया है। वे भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह थी कि वे आपको अपना पराया या के भेदभाव के अंदर नहीं रखते हैं। मतलब उनके अंदर अपना पराया का ज्ञान नहीं है। यह विचार हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। वही विचार हमें एक सूत्र में बांधे रखते हैं और इन आधारों पर वर्तमान और भावी रूप ले लेता है। इसको आपको हमने पूरे पाठ को संक्षेप में बताया। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिन शब्दों के बारे में भी चर्चा करूँगी। जैसे दूज शब्द है, शुक्ल पक्ष की जो का दूसरा दिन है उसे दूज कहा गया है। शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? महीने में जैसे एक महीना होता है ना 30 दिन का, तो ऐसे ही हिंदी महीने में 15-15 दिन का एक पक्ष भी होता है। तो एक पक्ष जो है वह शुक्ल पक्ष बोलते हैं, जिसमें चंद्रमा की रोशनी चारों तरफ फैली हुई होती है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और उसका 15वां दिन होता है पूर्णिमा। और इसी तरह से अगला 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष का होता है, जिसे उसका जो 15वां दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या। ठीक है। तो जब चाँद निकलता था तो 15 दिनों की यह अवधि जब चाँद सायंकाल निकलता है उसको बोलते हैं पक्ष, है ना। कारावास का अर्थ है जेल। और स्थायी, बहुत लंबे समय तक जो चला आ रहा हो उसे स्थायी कहते हैं। सहचर माने साथी या दोस्त। इसके पश्चात बागवानी शब्द आपने पढ़ा है। बागवानी का अर्थ है बागवानी माने बाग बगीचे लगाना।
फिर दुरभिसंधि, दुरभिसंधि का अर्थ है दुश्मनों या गलत इरादों से की गई संधि को बोलते हैं दुरभिसंधि। अहमियत की का अर्थ आपको हमने बताया, अख्तियार, अधिकार, अख्तियार करना मतलब ग्रहण करना, और विद्वतापूर्ण माने पांडित्यपूर्ण, राहत माने आराम। ठीक है, अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न इसमें है कि अहमदनगर का किला पाठ कब व किसके द्वारा लिखा गया। अहमदनगर का किला पाठ कब और किसके द्वारा लिखा गया, ये प्रश्न है। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसके बाद एक एक विकल्प, जो सही विकल्प होगा उसको बताऊंगी। जैसे पहला इसमें विकल्प है 14 अप्रैल 1914 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। दूसरा विकल्प है 13 अप्रैल 1944 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तीसरा है विकल्प 13 अप्रैल 1944 में महात्मा गांधी द्वारा। और चौथा विकल्प है 14 अप्रैल 1933 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अब इसमें आपका दूसरा जो विकल्प है वो सही है, 13 अप्रैल 1944 में जवाहरलाल जी द्वारा। 13 अप्रैल 1944 में जवाहरलाल जी द्वारा। अब अगला है, नेहरू जी ने जीवन में कितनी बार जेल की यात्रा की। नेहरू जी ने कितनी बार जेल की यात्रा की, अपने जीवन में कितनी बार जेल की यात्रा की। तो इसका उत्तर है 9वीं बार। 9 बार उन्होंने जेल की यात्रा की, और ये जो है उनका 9वीं बार का जेल यात्रा, उनकी जेल यात्रा थी। नेहरू जी ने जेल में कैदी के रूप में कलम क्यों उठाई। नेहरू जी ने जेल में कैदी के रूप में कलम क्यों उठाई। इसमें आपके 4 विकल्प हैं। जैसे पहला पत्रकारिता के लिए, दूसरा इतिहास लिखने के लिए, तीसरा है भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए, और चौथा विकल्प है राष्ट्र का गान लिखने के लिए। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प होगा कि इतिहास लिखने के लिए। उन्होंने इतिहास ही तो लिखा है, पूरा पाठ अपने पूरे पढ़े हैं, मतलब मुगल काल का इतिहास, फिर उसके पहले कौन कौन से आए देश में, कौन से आक्रमणकारी आए और किस तरह से वे अपना प्रभाव यहाँ पे छोड़ते चले गए, उन सभी के बारे में ही तो लिखा है। तो इसका उत्तर, सही उत्तर होगा इतिहास लिखने के लिए। अब इसके बाद है अगला प्रश्न, मनुष्य का अतीत मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है। मनुष्य का अतीत मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसका उत्तर जो है मतलब कि अगर अतीत का अच्छा प्रभाव पड़ता है तो बुरा प्रभाव भी पड़ता है ना। तो इसमें जो है हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे रूप में, बुरे रूप में, अच्छे और बुरे दोनों रूपों में, और उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा विकल्प है, वो सही है, अच्छे और बुरे दोनों रूपों में, है ना। अब 5वां है, भारतीय विरासत की क्या विशेषता है। भारतीय विरासत की क्या विशेषता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्थिक संपन्नता को बढ़ाना, दूसरा विश्व बंधुत्व का संदेश, तीसरा अलग अलग रहने की प्रथा, और चौथा है आत्मनिर्भरता। 5वां जो है इसमें जो प्रश्न है कि भारतीय विरासत की क्या विशेषता थी, इसका उत्तर जो होगा वह दूसरा होगा विकल्प, विश्व बंधुत्व का संदेश। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अब कुछ लघु प्रश्न करवा रही हूँ, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि इस पाठ में किसकी कौन सी जेल यात्रा का वर्णन है। इसमें किसकी और कौन सी यात्रा का वर्णन है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत की खोज जो है वह नेहरू जी के द्वारा ही लिखी गई है। तो इस पाठ में आप उत्तर लिखेंगे कि
इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा का वर्णन किया गया है। इस पाठ में नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा का वर्णन किया गया है। यह जेल अहमदनगर किले में थी और इस किले में उन्हें 20 महीने गुजारना पड़ा। यह अहमदनगर के किले में थी और इसमें 20 महीने उन्हें गुजारना पड़ा। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा? उन्हें वह क्या सीख देता प्रतीत होता है? नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा और उन्हें वह क्या सीख देता प्रतीत होता है? इस प्रश्न के उत्तर में देखिए है कि वह जो है चांद, वहाँ का चांद लेखक को अपना सहचर इसलिए प्रतीत होता था, सहचर माने साथी, है ना, तो इसलिए प्रतीत होता था क्योंकि वह दिन प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर एक एक दिन का एहसास करवाता था। वो रोज आता था और रोज उसे एक एक दिन का उन्हें एहसास करवाता था। साथ यह एहसास कराता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। यह भी एहसास कराता था कि हर अंधेरे के बाद उजाला भी होता है, यानी दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आते हैं। दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आते हैं, ये बताता है। अब अगला प्रश्न है कि अहमदनगर किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य शुरू किया? अहमदनगर किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य शुरू किया? अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू किया। सबसे पहले अहमदनगर में जब आए हुए तो उन्होंने बागवानी का कार्य शुरू किया, क्योंकि वे खाली बैठकर व्यर्थ समय गुजारना अच्छा नहीं समझते थे। उन्हें व्यर्थ में खाली समय व्यतीत करना अच्छा नहीं लगता था और उन्होंने पथरीली व कंकरीली जमीन को खुदाई करके उपजाऊ बनाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार जब वे जेल में आए तो उन्होंने बागवानी का कार्य शुरू किया। इस प्रश्न का यही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है कि इतिहासकार गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा? इतिहासकार गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि इतिहासकार गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में यह कहा है कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। इतिहासकार गेटे ने ये कहा है कि इतिहास लेखन के बारे में ये कहा है कि इतिहास लेखन अतीत का मतलब बीता हुआ कल, अतीत का अर्थ होगा बीता हुआ कल, अतीत मतलब होगा बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल। अब यहाँ पे हम लोग आगे का अंश करेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा लिया? नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा लिया? नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम इसलिए उठाया क्योंकि बागवानी के लिए खुदाई का काम जारी रखने के लिए अधिकारियों ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। उन्हें बागवानी का काम जारी रखने के लिए खुदाई की आवश्यकता थी और इसके लिए उन्हें मंजूरी नहीं मिली और इसी कारण उन्होंने विवश होकर जेल में इतिहास लेखन के लिए कलम उठा लिया, ठीक है। तो मतलब उन्हें जो है उनके अधिकारियों ने ये वो नहीं दिया, खुदा मंजूरी नहीं दी कि वे वहाँ पे बागवानी करें, यानी ज़मीन की खुदाई करेंगे तभी बागवानी हो सकती है। तो खुदाई करने का के लिए उन्हें मंजूरी नहीं मिली, इसी कारण उन्होंने बागवानी का कार्य छोड़कर कलम उठा लिया, कुदाल छोड़कर कलम उठा लिया। अब अगला प्रश्न है, चांद बीबी की हत्या किसने की? चांद बीबी की हत्या किसने की, ये प्रश्न है।
इस प्रश्न का उत्तर है चांद बीबी की हत्या उसी के अपने एक साथी ने की। चांद बीबी की हत्या उसी के एक साथी ने की। अगला प्रश्न इसमें है कि नेहरू जी के बारे में लिखने का निश्चय किया। नेहरू जी ने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया? नेहरू जी ने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया? इस प्रश्न का उत्तर है कि नेहरू जी ने वर्तमान के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उनके बारे में लिखने का प्रयास किया। नेहरू जी ने वर्तमान के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उनके बारे में लिखने का प्रयास किया। अब इसके आगे जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। कुछ उत्तर ऐसे हैं जिनका उत्तर जो है थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। जैसे आपको एक प्रश्न बता रही हूँ कि अतीत का दबाव कैसा होता है। अतीत का दबाव कैसा होता है। अभी आपने पाठ में पढ़ा कि अतीत का दबाव जो है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, जो हम विरासत से प्राप्त करते हैं। विरासत से मतलब हमारे जो पुराने पूर्वज हैं, हमारी जो आगे की पीढ़ी है, उससे जो हम कुछ प्राप्त करते हैं उसे विरासत कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमें उत्तर हमें इस प्रकार लिखना होगा कि अतीत का दबाव अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही रूपों में हमें अभिभूत करता है। अभिभूत का अर्थ क्या होता है? अभिभूत करना मतलब प्रभावित करना। अतीत का जो भी प्रभाव है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो हमको प्रभावित करता है, अभिभूत करता है। मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है और जो लोग प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं, जब उनकी सभ्यता विकृत होती है तो वे जल्दी ही विचलित हो उठते हैं। विकृत होती है मतलब कि खराब होती है। विकृत होना मतलब बदलना, और बदलना कैसा? बुरे रूप में बदलना। विकृत होना मतलब खराब होना। एक तरह से आप इसका अर्थ ले सकते हैं खराब होना। ठीक है। विकृत मतलब एक तरह से इसका अर्थ है बदल जाना, किंतु अच्छे रूप में नहीं, बुरे रूप में। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब उनकी सभ्यता विकृत होती है, यानी सभ्यता का जो रूप परिवर्तित होता है, समय अनुसार सभी के रूप बदलते हैं, तो सभ्यता का जब रूप परिवर्तन होता है और उस रूप में अच्छे रूप में न परिवर्तन हो, उसको विकृत होना कहते हैं। तो वे जल्दी ही विचलित हो जाते हैं। विचलित हो जाते हैं मतलब घबरा जाते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन जो है जल्दी उनका मन स्वीकार नहीं करता। तो इसका उत्तर क्या होगा कि अतीत का दबाव अच्छा हो या बुरा, दोनों ही रूपों में हमें प्रभावित करता है, हमें अभिभूत करता है। मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है और जो लोग प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं, जब उनकी सभ्यता विकृत होती है, यानी कि जो पुरानी पीढ़ी है वो नई सभ्यता को जल्दी आत्मसात नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें जो बदली हुई सभ्यता है विकृत सभ्यता लगती है, बुरी लगती है ना। तो विकृत सभ्यता होती है तो वे जल्दी से विचलित हो जाते हैं, और ऐसा वे अगर इस तरह से सभ्यता में बदलाव आए और विकृत रूप में आए तो उससे जो है लोग बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है, भारतवासियों की विरासत की क्या विशेषताएं हैं? भारतवासियों की विरासत की क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर होगा भारतवासियों की विरासत की विशेषताएं हैं कि वे आपस में अलग रहने में विश्वास नहीं करते हैं। भारत की जो विरासत है उसमें ये है, लोगों की मान्यता, इसकी विशेषता ये है कि वे अलग रहने में विश्वास नहीं करते। इस संबंध में नेहरू जी ने कहा है कि यह हमारे रक्त मांस और आदमियों में कूट कूट कर भरा है। कूट कूट कर भरना माने पूरी तरह से अगर ये भाव है तो उसको ये मुहावरा है, कूट कूट कर भरना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि
भारतवासियों की विरासत की विशेषताएं हैं कि आपस में अलग रहने में विश्वास नहीं करते। हम भारतवासी आपस में अलग रहने में विश्वास नहीं करते। इस संबंध में नेहरू जी का कहना है कि वह हमारे रक्त मांस के अस्थियों में कूट कूट कर भरा है। मतलब कि हमारा जो ये शरीर है रक्त मांस का, इसमें ये भावना कूट कूट कर भरी है कि हम अकेले रहना, अलग रहना पसंद नहीं करते हैं। और कोई व्यक्ति औरों से अलग नहीं होता, यानी विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास रखते हैं। सभी व्यक्ति जो है विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास रखते हैं। कोई किसी से अलग नहीं रहना चाहता है, कोई किसी से अलग होता भी नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि चांद बीबी कौन थी, उनके उनसे संबंधित कौन सी घटना याद की जाती है। चांद बीबी कौन थी, अब ये बताइए। चांद बीबी, इसका उत्तर क्या होगा कि चांद बीबी अहमदनगर में रहने वाली एक महिला शासिका थी। चांद बीबी अहमदनगर में रहने वाली एक महिला शासिका थी। एक महिला शासिका थी, मतलब जो शासन करे, शासिका, शासक की का विलोम है। ठीक है, शासक का विलोम क्या है, शासिका। कि वे एक महिला शासिका थी। उसने किले की रक्षा के लिए अकबर को शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया। उसने जो है किले की रक्षा के लिए अहमदनगर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया। मतलब वे एक साहसी महिला थी और उन्होंने अपने उसके किले की रक्षा के लिए उन्होंने अकबर की जो सेना थी उस सेना के साथ उन्होंने मतलब सामना किया और सेना का नेतृत्व किया। और अपनी तरफ से जो अपने तरफ की सेना थी उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया। ठीक है, अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी ने कर दी। और उसके पश्चात इसका उत्तर है, उसमें एक पंक्ति और है कि अंत में उसका अपना व्यक्ति ही उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से ये पाठ है। एक बार फिर इसका उत्तर आपको बता देती हूँ कि चांद बीबी अहमदनगर में रहने वाली महिला शासिका थी और उसने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया और सेना का नेतृत्व भी किया। अंत में उसके एक अपने ही व्यक्ति ने, अपने ही एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, ये रहा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें जो है एक बार फिर से इन प्रश्नों को बता देती हूँ कि जैसे इसमें पहला प्रश्न क्या था कि इस पाठ में किसकी कौन सी जेल यात्रा थी। इस पाठ में किसकी कौन सी जेल यात्रा थी। इसका उत्तर है कि इस पाठ में इसकी जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा थी। इस पाठ में जिस जेल यात्रा का वर्णन किया गया है वह जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा थी। और ये वह जेल अहमदनगर में था। ये जेल कहाँ था, अहमदनगर में था। इस जेल में उन्हें 20 महीने गुजारने पड़े। ये जो जेल था इसमें अहमदनगर में, इसमें उन्हें 20 महीने तक गुजारना पड़ा। अगला प्रश्न इसमें है कि नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों माना, वह क्या सीख देता प्रतीत होता है। इसमें उन्होंने चांद को उन्होंने चांद को अपना सहचर माना, इसलिए सहचर माना क्योंकि दिन प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर एक दिन का एहसास दिलाता है। चांद जो है दिन प्रतिदिन आता है और प्रतिदिन आकर वह एक एक दिन का एहसास दिलाता है। मतलब आज एक दिन बीत गया, आज एक दिन हो चुका, ये जो है एहसास दिलाता है। और उसके पश्चात है कि वह जो है साथ ही भी एहसास दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है।
मतलब अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है। यहाँ अंधेरा जो है दुख का प्रतीक है और उजाला जो है सुख का प्रतीक है, कि हर दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यही दुनिया की रीति है। ये हमेशा से चली आई है, हमेशा चलती रहेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ का चाँद वहाँ का चाँद लेखक को अपना सहचर इसलिए मानता है, वहाँ का चाँद लेखक को अपना सहचर इसलिए मानता है क्योंकि वह दिन प्रतिदिन निश्चित समय पर आता है और सभी को ये एहसास कराता है कि वह साथ में है और ये आज का दिन अब बीतने वाला है। साथ ही ये एहसास कराता है कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है। मतलब हर अंधेरे के बाद उजाले का आगमन होता है। यहाँ अंधेरा जो है वह दुख का प्रतीक है और उजाला जो है वह सुख का प्रतीक है। यानी दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये दुनिया का नियम है। यही परिवर्तन का नियम है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का मूल है और परिवर्तन पर मतलब कि दुनिया टिकी हुई है। कोई भी चीज़ जो है स्थायी नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। जिसमें भी जान है वह निश्चित रूप से चलायमान है और उस चलायमान जीव जगत में सब कुछ चलायमान है, यानी कोई भी यहाँ टिक कर रहने के लिए नहीं आया है। और अगला इसी में एक और प्रश्न पूछा गया है कि उन्हें ये क्या शिक्षा देती है, जो ये मतलब कि चाँद है उन्हें क्या शिक्षा देती है। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा कि चाँद उन्हें ये शिक्षा देती है कि हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है, हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है। और मतलब जैसे रात का अंधेरा है और उसके बाद सवेरे उजाले में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारे जीवन में दुख है, उस दुख के अंधेरे के बाद कभी न कभी सुख का सवेरा अवश्य आता है। अहमदनगर किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य शुरू किया? इस प्रश्न का उत्तर अभी हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे अहमदनगर में रहकर उन्होंने क्या किया कि बागवानी का कार्य किया, ज़मीन की गुड़ाई उन्होंने शुरू की और जो भी पत्थरी कंकड़ था उसको छांटना उन्होंने शुरू किया। कंकरीली ज़मीन को उन्होंने उपजाऊ बनाना शुरू किया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका भारत की खोज का पहला पार्ट अहमदनगर का किला समाप्त हुआ, इसकी पुनरावृत्ति हो गई और फिर शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे और अगले पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। कुल मिलाकर ये याद रखिएगा कि इस अहमदनगर के किले में वे जब आए थे तो ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, ये याद रखिएगा। और एक चांद बीबी के संबंध में इसमें प्रश्न है जो कि मतलब ऐसा प्रश्न है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है कि उसके अपने ही एक व्यक्ति ने उसकी हत्या की। अब आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।